हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना। वो आपको पता ही होगा, जाइगोट में 23 पेयर होते हैं, और एग और स्पर्म सेल के मिलने से जो फर्टिलाइज्ड एग बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। डेवलपमेंट तो है ही आपके सिलेबस में, तो यू नेवर नो क्या पूछ ले, तो वो आपको पता होना चाहिए। टोटल 46 क्रोमोसोम है, फीमेल्स में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, XY पाया जाता है मेल्स में, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन जेरोम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। नॉट पूछा है हमसे, तो क्या नहीं है, जो नहीं है वही सही होगा यहाँ पे, है ना। तो जो गलत है वही सही होगा। गलत क्या है, एनेक्टिव यस ब्रूनर ने बताया है, आइकॉनिक यस बताया है, सिंबॉलिक यस बताया है, इंट्यूटिव नहीं बताया है। तो ये इंट्यूटिव गलत है, यहाँ पे इंट्यूटिव कोई स्टेज नहीं बताई ब्रूनर ने, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं पूछा था आपसे नॉट। तो क्या है नॉट, इंट्यूटिव स्टेज नॉट है या गलत है, ठीक है। एनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, ये तीनों की बात की है ब्रूनर ने अपनी थियरी में। इन्होंने ही डिस्कवरी लर्निंग, और एक और चीज होती है स्पाइरल करिकुलम, के सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता जाता है सिलेबस, स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं इसको, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, जिसकी बात जेरोम ब्रूनर ने ही की है। ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये भी बेसिकली, पियाजे और वाइगोत्स्की की तरह। अगर हम देखें इसको, कॉग्निटिविस्ट भी हैं। अगर हम देखें तो पहली स्टेज एनेक्टिव होती है, जहां बच्चा एक्टिविटी करके, कोई भी चीज दे दो आप छोटे बच्चे को, उसको वो करके खोल के देखेगा, टच करके देखेगा, एनेक्टिव स्टेज है। फिर वो आइकॉन्स के माध्यम से सीखने लगेगा, कि अब उसने एक पिक्चर देखी कार की, तो अब वो कार पिक्चर में पहचान सकता है कि ये कार है, उसकी ड्राइंग बना सकता है, देख सकता है, बनाने की बात और आगे जाएगी। फिर सिंबल्स के माध्यम से वो सीखने लगता है। तो आप देखते हैं छोटे बच्चों की बुक्स में आइकॉनिक स्टेज का प्रयोग खूब है, क्योंकि पिक्चर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब उनको हर चीज करके तो नहीं दिखा सकते, फिर धीरे, पहले शुरुआत में वो हर चीज करके देखते थे, खिलौने भी आप ऐसे लाते हैं जिनको वो चला फिरा के, घुमा फिरा के कुछ यूज करके देख सकें, गाड़ी भी चलने वाली लाते हैं। फिर किताबों में पिक्चर्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी आइकॉन्स, इमेजेस के थ्रू वो सीखते हैं। फिर सिंबल्स के थ्रू सीखने लगते हैं, ABCDEFGH या नंबर्स, ये सब सिंबल्स हैं। तो पहले स्टेज में एज महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए बताई नहीं है, पहली स्टेज में करके सीखते हैं, यानी डूइंग, यानी एनेक्टिव है। फिर दूसरी स्टेज में इमेजेस के माध्यम से सीख जाते हैं। तीसरी स्टेज में वो सिंबल्स के माध्यम से सीखते हैं, जिसमें भाषा भी इंक्लूडेड है। तो एनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज, ये 3 अवस्थाएं हैं ब्रूनर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। देखो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स रखे हैं या बहुत ज्यादा फैक्चुअल रखे हैं, इसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले हैं, कि 30 का सेट है 33 कर दिए हैं, ताकि क्योंकि इनके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो, कि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे यार ये कहाँ से दे दिया, क्यों दे दिया और क्या जरूरत थी। वो आसान भी हो सकता है, वो मुश्किल भी हो सकता है, जैसे डेफिनेशन का क्वेश्चन, जैसे इस तरह का सवाल, है ना। कोई जरूरी नहीं आए, बट यू नेवर नो क्या पूछ ले। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है, कि हो सकता है वो आउट ऑफ सिलेबस लगे आपको, या फिर अटपटे लगे, तो वो एक आध सवाल होना भी चाहिए उस तरह। ये आपको अटपटा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। 72% लोग। विल्हेम वुंट ने पहली लेबोरेटरी मनोविज्ञान की 1879 लिप्जिग जर्मनी में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में ओपन की। अचानक से जर्मनी जाने का मन कर गया ये यूनिवर्सिटी देखने का, जाएंगे चलो फिर आपको बताएंगे कैसा अनुभव रहा। विल्हेम वुंट, ऑस्ट्रिया तो मुझे बहुत टाइम से जाना है, वियना, जहाँ फ्रॉइड ने जो है बहुत सारा काम किया। देखिएगा एक बार, विल्हेम वुंट, बात हो गई क्लियर। इन्होंने पहली लेबोरेटरी खोली। इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, कई बार साइकोलॉजी का जनक भी कह देते हैं कई लोग, कई लोग अरस्तु को भी मानते हैं, वो उतना बड़ा मैटर नहीं है आजकल, वैसे पूछा नहीं जाता, ठीक। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए, इन्होंने ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मदर्शन विधि, वो इन्होंने दी है विलियम वुंट ने, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा हुआ है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड को आप जानते ही हैं, इन्होंने साइकोसेक्सुअल या साइकोडायनामिक, जिसको हम मनोविश्लेषणवाद कहते हैं, इसको संरचनावाद कहते हैं। विलियम वुंट का जो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसको हम कह रहे हैं, विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, आइवन पावलोव व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। इतना आपके लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ शुड अ टीचर लॉजिकली व्यू चिल्ड्रंस एरर्स इन द लर्निंग प्रोसेस। अब ये सिलेबस में है बच्चों के एरर, यूपी टेट के सिलेबस में। हाउ शुड अ टीचर लॉजिकली व्यू चिल्ड्रंस एरर्स, बच्चों की गलतियों को कैसे तार्किक रूप से एक अधिगम प्रक्रिया में देखना चाहिए टीचर को। बताइए, बच्चे गलतियां करेंगे, आपने भी की होगी, अभी भी करते होंगे, क्वेश्चंस में भी करते ही हैं, तो कैसे देखना चाहिए एक टीचर को लॉजिकली बच्चे की गलतियों को, फटाक से बताएंगे आप लोग।
जल्दी बताओ। 97% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली है, इसका मतलब जल्दी जवाब दे रहे हो इतनी रात को भी। एज अ साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस, नहीं भाई, बच्चे की गलतियां लो इंटेलिजेंस का साइन नहीं है, कम बुद्धि का संकेत नहीं है। गलती हर व्यक्ति करता है, जिसने गलती नहीं की कभी भी जीवन में, इसका मतलब सीखा नहीं है कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सीखा है कुछ, आप एक्सपर्ट भी हैं। वो कहा जाता है कि कोई भी एक्सपर्ट कभी ना कभी तो सिखतड़ी था, नोविस ही था, नया सीखना ही शुरू किया होगा। आप भी कोई माँ के पेट से तो सारी चीजें कोई नहीं सीख के आता, समझ रहे हो ना बात। तो ये कहना कि गलती करना मतलब लो इंटेलिजेंस हो गई, नहीं, गलती करना सीखने का पार्ट है। एज केयरलेस मिस्टेक्स टू बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, कि आप कहेंगे कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो टीचर को इसको लापरवाही की गलतियों के रूप में जिन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए, नहीं। आपको पेडागोजी में बच्चे की साइड रहना है, ये मारधाड़ की साइड नहीं रहना है ना। आप कोई मूवी नहीं बना रहे हैं, वो एक्शन मूवी जिसमें कुछ भी चल रहा है कि कुछ भी मौका मिला बच्चे को धो दिया, ये अलाउड नहीं है और ये आपको करना भी नहीं है एज अ गुड टीचर, है ना। एज विंडोज इनटू देयर थिंकिंग एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, बेशक आपके साथ हुआ हो, आपको नहीं करना है ये। उनकी सोच और वैकल्पिक अवधारणाओं को समझने के अवसर के रूप में कि ये एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, एक ऑल्टरनेट तरीका है। जैसे आपको पता है भाई ऑल्टरनेट क्या होता है, यानी विकल्प है कि ये व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा, चलो भाई ब्रेकअप, दूसरे को पसंद कर लेंगे, मजाक में कह रही हूँ, है ना। इतना इतना इजीली नहीं करना चाहिए, बट होता है और करना भी चाहिए फिर जब नहीं ठीक लग रहा किसी को। ये शर्ट आज, अच्छा ये वाली शर्ट गंदी हो गई, कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट है, दूसरी पहन लेंगे। या मेरे पास मान लो 2 कलर की सेम टी शर्ट है या जीन्स है, तो कोई बात नहीं, अगर एक गंदी है दूसरी पहन लेंगे, सेम है, ऑल्टरनेट है ना। तो ये ऑल्टरनेटिव थिंकिंग है कि आप ऐसे सोचते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है, आपने लॉजिकली बता दिया कि वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं है, रंगहीन है। बट बच्चे ने अपने अनुभव से देखा है कि हाँ हरे रंग का भी पानी होता है, नीले रंग का भी पानी होता है, तो वो कहता है नहीं मैडम हमारे यहाँ तो पानी ब्लू कलर का होता है। फिर आप उसको समझाओगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव तरीका है सोचने का, एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं इसको, या हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। तो गलतियां सीखने ये बताती हैं कि बच्चा सोचता कैसे है। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर टू डिमोट द चाइल्ड, बच्चे को पीछे भेज दो, अगर गलतियां कर दी तो उसको पिछली क्लास में भेज दो, नहीं। थर्ड ऑप्शन आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डिस्कस करके चैलेंज किया जाता है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस को ठीक किया जाता है, इग्नोर भी नहीं करना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 20th, 20वां सवाल है। आज तो हमने स्पीड ठीक बना के रखी है कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत यही है, मैं बहुत डिटेल में चली जाती हूँ, तो वो मैराथन में हम करेंगे प्रॉपर, है ना। अभी कल जहां तक है, कल ही है, क्योंकि अब ज्यादा दिन आपके पास है नहीं और मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी है पहले से, तो जहां तक है मैं कल थियोरी का एक मैराथन ले लूं, वही अपना 9 सवा 9 के आसपास, क्योंकि आप लोगों का दिख रहा है मुझे, आप लोग कितने जो है आतुर हैं, इतने कमेंट्स के करा दो, ले लो सेशन, तो 5 सेशन टोटल फिर हो जाएंगे। एक मैं लूंगी फाइनल मैराथन, तो ये इसी हफ्ते ले लूंगी दोनों, ताकि आपको टाइम मिल जाए फिर रिवीजन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th देखो, सेकंड ऑप्शन 58% लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। कितना गलत जवाब दिया यार आपने। ये इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक में है, अगर नहीं पढ़ा यूपी टेट के लिए पढ़ लो, मैंने भी कभी ना कभी यूट्यूब पे कराया होगा, पूरा पूरा कोर्स कराया हुआ है यार फ्री में कितनी बार। पुराना हो गया होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब उतनी एनर्जी नहीं है, पहले ज़्यादा यंग थी, बहुत रात और दिन यूट्यूब पे भी, बैचेस तो बहुत बाद में शुरू किए, है ना। तो लेकिन बैच में तो पढ़ाया ही हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो एक बार, तो अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जो लोग बैच में हैं वो सुबह देखेंगे इसको, है ना, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो कल सुबह तक हो जाएगा। अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम, जो राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 का, इससे पहले 1995 में एक एक्ट आया था जिसको पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कहते थे, पर्संस विद डिसेबिलिटी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस सवाल को इतना गलत करेंगे, अब ठीक कर रहे हैं, फिर भी पहले तो बहुत ही गलत कर रहे थे। ये 1995 में आया था, 2016 में अपडेट हुआ, इसमें थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज, ठीक है, 7 डिसेबिलिटीज थी। 7 से बढ़ा के, एक तो इसको आरपीडब्ल्यूडी नाम दिया गया, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, पहले सिर्फ पर्संस विद डिसेबिलिटी था, है ना, 2016, जिसमें 7 से बढ़ा करके जो डिसेबिलिटीज थी वो 21 कर दी गई, तो 14 नई डिसेबिलिटीज ऐड हुई हैं इसमें, और अभी और भी ऐड कर सकते हैं नोटिफिकेशन दे करके। तो पहले जो 7 थी पीडब्ल्यूडी में, उससे 21 कर दिया गया डिसेबिलिटीज को की संख्या को बढ़ा करके, जिसमें डॉर्फिज्म, बोनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स, लेप्रोसी क्योर्ड, जो कुष्ठ रोग जो क्योर हो सकता है, ऐसी 21 डिसेबिलिटीज हैं जो इसके तहत आती हैं। इसमें कहा गया कि 40% या उससे अधिक अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको जो राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में वो आएगा, सर्टिफिकेट बनेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 से 4% कर दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को, ठीक है ना। चलिए खैर,
ये बेसिक, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है एक्सेसिबल हो डिसेबल्ड लोगों के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। डिसेबल्ड लोग बोलना नहीं है आजकल सही, है ना, वो सही टर्म नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस विच रिप्रेजेंट अ चाइल्ड्स अटैचमेंट टू द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट वर कॉइन्ड बाय। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति बच्चे के लगाव को दर्शाते हैं, माता या पिता वॉटेवर, किसके द्वारा गढ़े या अंकित किए गए, बताइए। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा दिए गए? सिंपल जवाब, क्वेश्चन ये है, आसान सा जवाब है, कार्ल युंग होंगे, सिगमंड फ्रॉइड होंगे, एरिक एरिक्सन होंगे, या कैरन हॉर्नाय होंगी। कैरन हॉर्नाय नहीं है ये, उन्होंने भी थियरी दी है अटैचमेंट वगैरह की। कार्ल युंग भी नहीं है, इन्होंने इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी, सॉरी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं वो दिए हैं। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं, लाइफ स्पैन थियरी बोलते हैं इसको, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एंड ऑल। सिगमंड फ्रॉइड, आंसर क्या है? सिगमंड फ्रॉइड के इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, इलेक्ट्रा लड़कियों का पिता के प्रति लगाव, ओडिपस लड़कों का माता के प्रति लगाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल एक्शन। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे सबसे उपयुक्त तरीके से क्या करना चाहिए। यानी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड आपको कोई नजर आता है, बच्चा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, ये हो सकता है कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हो, है ना, अग्रेशन अचानक से आपको दिख रहा हो, अचानक से उसके ग्रेड्स लो हो गए हों, या मोटिवेशन एकदम कम हो गया हो, शांत रहने लगा हो, पहले बातचीत करता हो, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको नजर आ रही हैं तो आप क्या करेंगे? गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सहारा लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई घटना घटी हो, किसी पेरेंट की डेथ हुई हो, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, 50,000 रीजन है। हो सकता है कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो जिसकी वजह से आप वो ना पकड़ पाए हो पहले, 50 रीजन हो सकते हैं इसके, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे? जब आप प्रॉब्लम देखते हैं तो आप उसका समाधान ढूंढते हैं एज अ टीचर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, सिलेबस में है काउंसलिंग, बच्चे को परामर्श देना या उसको काउंसलिंग में डालेंगे। जो आपके यहाँ ईवीजीसी दिल्ली में तो हैं भी, जो गाइडेंस एंड काउंसलर की पोस्ट है प्रॉपर, और वो धीरे धीरे सभी जगह पे होनी चाहिए कि काउंसलर हो स्कूल में। प्राइवेट स्कूल्स में तो होते भी हैं अक्सर, और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में भी अब रखा गया है, कुछ कुछ पोस्ट निकलती रहती हैं। तो अगर आप मास्टर्स कर लें साइकोलॉजी में, यानी एमए कर लें साइकोलॉजी में, और साथ में एक 6 महीने का कोर्स होता है, एनसीईआरटी भी कराता है और भी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, जिसको हम कहते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स। तो इसके बाद आपके पास बीएड नहीं भी है तब भी आप ये ईवीजीसी की पोस्ट जो है उसके लिए पेपर दे करके, और वो केंद्रीय विद्यालय में भी अब तो मुझे लग रहा है आने लगी हैं, तो एक अच्छी पोस्ट है, मतलब आप सच में भला करेंगे वहाँ बच्चों का, अगर आप अच्छे गाइडेंस एंड काउंसलर बने तो, है ना। तो आप काउंसलिंग कराएंगे बच्चे की कि समस्या है क्या, जिससे वो खुल पाए और उसको एक दिशा दे पाए। जैसे आपकी करियर काउंसलिंग भी होती थी, काउंसलिंग कई प्रकार की होती है, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, करियर को लेकर काउंसलिंग हो सकती है, मैरिज काउंसलिंग तक होती है, फैमिली काउंसलिंग तक होती है, 50 तरह की काउंसलिंग है। सेंड द चाइल्ड बैक होम, कहेंगे घर चले जाओ तुम तो प्रॉब्लमेटिक हो, नहीं। इग्नोर द चाइल्ड कंप्लीटली, ये तो और वर्स हो जाएगा अगर आप बच्चे को नजरअंदाजी कर देंगे, पनिश कर देंगे, नहीं भाई, आप समाधान ढूंढेंगे, ठीक है ना। और काउंसलिंग की बात आपके कार्ल रॉजर्स भी करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हम करेंगे, ये हमारा एकमात्र टॉपिक है जो बचा हुआ है अभी यूपीटेट के बैच में, ये हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ऐप पे, करियर वेल ऐप पर, तो जो लोग हैं तो कल या परसों में हम ये टॉपिक करेंगे, ये एकमात्र टॉपिक है, बाकी सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिएगा बीच में क्योंकि गैप आया तबीयत की वजह से, बाकी सब कंप्लीटेड है, देखिए एक बार। हाँ, फटाफट से जवाब दो, क्या है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहता है? इन एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल है, शैक्षिक शब्दावली में अवरोधन का तात्पर्य या स्टैग्नेशन का मतलब क्या है? एक होता है स्टैग्नेशन, दूसरा होता है ड्रॉप आउट। स्टैग्नेशन का क्या मतलब है? स्टैग्नेशन आपने सुना होगा, जो पानी चलता नहीं है, बहता हुआ नहीं है जो पानी, वो तो पानी भी सड़ जाता है, व्यक्ति छोड़ो, तो एक जगह पे टिके नहीं रह सकते आप, दैट मीन्स स्टैग्नेट नहीं कर सकते, है ना, बहता हुआ होना जरूरी है, ठीक। बहता हुआ होने से यहाँ पे क्या मतलब है? स्टैग्नेशन का मतलब है बच्चा एक क्लास में स्टैग्नेट कर गया है, रुक गया है, वॉट एवर द रीजन में भी, वो फेल हो रहा हो, कुछ और रीजन, मतलब फेल के केस में ही हम जनरली मानते हैं ये कि एक ही क्लास में स्टैग्नेंट है बच्चा। अगर वो ड्रॉप आउट, इससे कैसे अलग है? ड्रॉप आउट है कि जब बच्चा स्कूल ही छोड़ दिया, वो फेल होने के रीजन से छोड़ा उसने, वो स्कूल में ठीक मन नहीं लग रहा था इसलिए छोड़ा, या फिर
कोई और रीजन रहा जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर गया, यानी अपनी शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया। तो ड्रॉप आउट रेट भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, और गर्ल्स के केस में ये ज्यादा है। शादियों के चलते, घर के काम के चलते 50 रीजन से ड्रॉप आउट होते हैं लड़कियों के। और ये मजे की बात है, कई लोगों को लगेगा नहीं सब बराबर है, अभी भी हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। कितनी लड़कियां और कितने लड़के 12वीं पास करते हैं इसमें भी, या वो 12वीं के बाद फिर ग्रेजुएशन में कितने जाते हैं, इस रेशो में बहुत अंतर है कि आगे पढ़ाया नहीं जा रहा है या ड्रॉप आउट कर जा रही हैं लड़कियां ज्यादा, या बहुत सारे बच्चे जो गरीबी से भी जूझ रहे होते हैं लड़के भी। तो ड्रॉप आउट मतलब शिक्षा पूरी होने से पहले ही छोड़ देना स्कूल। स्टैग्नेशन मतलब एक क्लास में ही रुक जाना निश्चित समय से ज्यादा, कि एक साल में मान लो एक क्लास होनी थी, 2 साल तक बच्चा उसी क्लास में अटका हुआ है। नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, नहीं वो नहीं है, वो तो फिर एब्सेंट होना हो गया। रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, एग्जैक्टली यही बात है। सेकंड ऑप्शन 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रुके रहना। लीविंग द स्कूल बाय द चाइल्ड ये ड्रॉप आउट है। टेकिंग नॉट एडमिशन इन द क्लास, फिर तो आपने एनरोलमेंट ही नहीं हुआ, बच्चे एनरोल्ड ही नहीं है। जैसे कुछ करोड़ बच्चों को एनरोलमेंट की बात की गई है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको वापस लेकर के आएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, या फिर हम एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन बढ़ाएंगे स्कूल में। उसके लिए मिड डे मील भी एक, मिड डे मील का एक रीजन ये भी है कि जो पीएम पोषण योजना कर दिया है अभी तो उसका नाम, कि बच्चे एक तो खाने के लालच से ही सही बट रेगुलर आए, स्कूल में आए। एनीवे आते हैं, और कई बच्चों की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, इसलिए भी खाना के बिना वो भूखे तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, adolescence is a period of great stress, strain, storm and strife. This famous statement was given by, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, बताइए फटाफट। 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आप फंसेंगे, क्योंकि अभी 1-2 क्वेश्चन बीच में आसान आ गए जिनको आप जवाब फटाफट दे पा रहे हैं। यही बैलेंस होना भी चाहिए, ना तो सारे क्वेश्चन मुश्किल आते हैं ना सारे क्वेश्चन आसान आते हैं। स्टैनली हॉल, यस जी, स्टैनली हॉल, इनकी एक बुक भी है जिसका नाम एडोलेसेंस है ना। ये कहते हैं कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तनाव और तूफान आया हुआ होता है 12 से 18 के बीच में बच्चे में। आपको गुस्सा ज्यादा करते हुए नजर आ जाएंगे, रिवोल्ट की टेंडेंसी होती है, हीरो वर्शिप होती है, दोस्तों का बहुत प्रभाव होता है, मेरे दोस्त ने ये बाइक ली है, मेरी दोस्त ने ये किया है, मुझे भी यही करना है, मेरे सारे दोस्त ये कर रहे हैं। लोग कॉलेज तक चूज कर लेते हैं अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में, तो ये जबकि उन्हें वो करना था नहीं करना था कुछ नहीं पता, बट मेरी गर्लफ्रेंड इस स्कूल से इस कॉलेज में जा रही है तो मैं भी यही कोर्स करूंगा या करूंगी, ये तक भी होता है ना, बड़े शहरों में तो स्पेशली, छोटों में भी होता है ऐसा नहीं है। तो जी स्टैनली हॉल, एडोलसेंस नामक इनकी पुस्तक है, एडोलसेंस पे इनका काफी काम है ना। और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम एडोलसेंस कहते हैं। WHO की मानेंगे तो वो 10 से 19 वर्ष को एडोलसेंस में काउंट करेंगे, दोनों ही सही है। और यहाँ पे आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है वो भी इसी अवस्था में है। खैर हम ये डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि आज हम इसको मॉक टेस्ट की तरह लेकर के चल रहे हैं, हमें 1 घंटे में किसी भी हालत में ये खत्म करना है। 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं लगाएंगे, 2 मिनट भी इनफ है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये क्या कहता है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान विधि में या प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, पहला स्टेप क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कई बार सवाल आ चुका है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मॉडल है आइडियल मॉडल, जिसको किसने दिया है आप बताएंगे, ब्रेन्सफोर्ड ने दिया है ना, ये हमने पढ़ा है बैच में। देखिए सेकंड ऑप्शन, ये आसान सवाल है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम लिखा होगा या तो आइडेंटिफिकेशन लिखा होगा, दोनों में से कोई एक चीज लिखी होगी ऑप्शन में। तो समस्या की पहचान करना या अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, आपके संज्ञान में ही नहीं है, तो आप प्रॉब्लम कहां से सॉल्व करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है 5 स्टेप में से आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को या पहचानना, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि यहां पे है। बाकी सब बाद में आते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से आइडियल थोड़ा इजी रहता है, नहीं तो ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ये वाला भी स्टेप्स हम करते हैं, बट पेपर पास में है तो आइडियल को कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो आसान है कंपैरेटिवली, याद रखना है ना। आइडियल बोले तो 5 स्टेप का ये मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, समस्या समाधान का, ब्रेन्सफोर्ड के द्वारा गिवन है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ तो ये सिंपल है कि वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए इसको छोड़ सकते हैं, बट कर ही लेते हैं। आइडियल, क्योंकि अभी 2-3 अच्छे सवाल रहते हैं।
आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को कि भाई समस्या क्या है। अच्छा, ग्रेड्स कम आ रहे हैं, ये समस्या है, ठीक है। फिर डिफाइन करना कि ऐसा कितनी बार हुआ है, पहले क्या स्कोर था, समझ रहे हो आप, परिभाषित कर रहे हो समस्या को, डिटेल में समझ रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। फिर सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करोगे, ई फॉर एक्सप्लोर। फिर एक्ट करोगे, जो भी सॉल्यूशंस आपने सोचे हैं एक सॉल्यूशन पकड़ के, यानी इसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं, कि जो परिकल्पना आपने बनाई कि ये समस्या के रीजन हो सकते हैं या ये समाधान हो सकते हैं, उनमें से किसी एक समाधान को यूज करना, ठीक है। फिर आता है आपका लुक बैक, या फिर आप एक्ट करते हैं, इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर मैं कहूँ टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस या इवेल्युएट करते हैं। तो ये 5 स्टेप हैं, ठीक। ये एक्सप्लोर सॉल्यूशन में ही फिर आपका डेटा कलेक्शन आ जाएगा, फिर आप ये फॉर्मुलेट कर लेंगे हाइपोथेसिस जिसमें आप एक्ट करेंगे सॉल्यूशन पे। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाज प्राइमरीली डिस्कस्ड एंड प्रमोटेड इन एजुकेशन बाय। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है, जिसको चिंतनशील या विचारात्मक चिंतन कहते हैं, ये किसके द्वारा डिस्कस की गई है या प्रमोट की गई है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से आप जवाब देंगे जल्दी। देखिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जॉन डुई के द्वारा दी गई है, मतलब जॉन डुई इस पर चर्चा करते हैं, प्रमोट करते हैं, इसको दिया है इन्होंने। अगर हम देखें तो जॉन डुई कहते हैं बच्चे को एक्टिव रख के सिखाओ, रियल लाइफ प्रॉब्लम से सिखाओ, ग्रुप में सिखाओ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलवाओ, और अगर हम बात करें तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाओ, चिंतन मनन कर पाए, बच्चे का दिमाग एक्टिव हो, बेसिकली ये बात है, ठीक है। ये बाकी कोई यहाँ पे बनेगा ही नहीं। यही ट्राइपोलर एजुकेशन की भी बात करते हैं जॉन डुई, कि 3 ध्रुव होते हैं, त्रिध्रुवीय शिक्षा, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरमेंट, सिलेबस, टीचिंग मेथड, जो आप कहना चाहो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखना, ये भी अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसलिए नहीं कि मुश्किल है, बस ये संज्ञान में नहीं आता, कई बार छूट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग बेसल एज, या बेसल एज जो आप कहना चाहिए, बेसल बोलेंगे वैसे तो इंग्लिश में। बेसल आयु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बेसल एज क्या है भाई, कौन सा कथन सही है बताओ। इट इज द एज लेवल वेयर द चाइल्ड फेल्स ऑल आइटम्स, सारे आइटम जिस उम्र में वो फेल कर जाए वो बेसल एज है, नहीं। इसको तो हम सीलिंग या टर्मिनल एज कहते हैं, सीलिंग या टर्मिनल एज कहते हैं, कि वो अब इस उम्र के कोई भी सवाल को सॉल्व कर ही नहीं पा रहा है, टर्मिनेट हो गया है, उसका जो इंटेलिजेंस का स्तर है, आईक्यू का लेवल है, वो वहीं, अब इससे ऊपर नहीं जा पा रही चीजें, आप इससे ऊपर के सवाल से नहीं करवा पाएंगे इस उम्र में, एटलीस्ट जिस भी उम्र की बात हो रही है। 69% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही है। इट इज द एज लेवल वेयर द चाइल्ड पासेस ऑल और ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स, मतलब एक तरह की मेंटल एज है, ये मानसिक आयु है, कि जिस लेवल पे आपका दिमाग काम कर रहा है, तो जिस लेवल पे दिमाग काम कर रहा है उस लेवल के सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसल एज हो गई, कि उस स्टेज की जो बेसल आयु है वो आयु हो गई जिसके आपसे सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। भाई अगर मेरा मेंटल एज है मान लो 16 साल, मेरी उम्र है 12 साल, मान लेते हैं, ऐसे नाराज मत हो, ठीक। तो मेरा दिमाग सॉल्व कर पाएगा, मेरी जो बेसल एज हो गई वो 16 साल हो गई, उस लेवल पे वो सवाल सॉल्व कर पा रहा है। क्रोनोलॉजिकल एज या जितने साल मुझे धरती पे आए हुए हैं वो 12 साल है, मतलब जो आपकी डीओबी है एक तरह से। टर्मिनल एज वो है जिस लेवल के सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, वो सीलिंग है, कि भाई 16 से ऊपर के सवाल फिर आपसे सॉल्व नहीं होंगे अगर आपकी बेसल एज 16 है तो, मतलब उसके ऊपर आप अगर जाएंगे एक पॉइंट के बाद नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यह वह आयु स्तर है जहां बच्चा सभी या लगभग सभी प्रश्न हल कर लेता है, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एज, क्योंकि ये बेसल आयु है। इट इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज नहीं, मेंटल एज कुछ भी हो सकती है, बेसल एज डिफरेंट हो सकती है क्रोनोलॉजिकल से, उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। इट इज अनरिलेटेड टू इंटेलिजेंस टेस्टिंग, नहीं, इंटेलिजेंस टेस्टिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 76% लोग फाइनली सही जवाब दे भी रहे हैं। बेसल एज एंड टर्मिनल एज की जब हम बात करते हैं तो बेसल एज वो है जो हाईएस्ट एज लेवल एट विच द चाइल्ड पासेस ऑल और ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स, जिस स्तर के आपसे सारे सवाल हो जा रहे हैं सॉल्व, वो बेसल एज है, मेंटल एज है। टर्मिनल एज वो है या सीलिंग एज वो है जो लोएस्ट एज लेवल, मान लीजिए आप 16 आपकी बेसल एज है, 18 वाले सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे, इसका मतलब वो टर्मिनल एज बन गई जो 18 साल है, या वो सीलिंग हो गई कि इसके ऊपर, सीलिंग के ऊपर थोड़ी निकल के चले जाओगे रूम से, हद से हद सीलिंग तक ही पहुंच सकते हो ना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज वो है जितने साल के आप हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, लर्निंग अल्फाबेट्स, पोएम्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। वर्णमाला को याद करना, कविताओं को याद करना, पहाड़े सीखना, ये किसका उदाहरण है, ये पूछा है आपसे। भाई जब आप कविताएं याद करते हैं, पोएम्स को याद कर रहे हैं, आप
अल्फाबेट्स ABCDEFGH ये याद कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सब याद कर पा रहे हैं। ये किसका उदाहरण है? चेनिंग का उदाहरण है, वर्बल एसोसिएशन का उदाहरण है, रूल लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, क्या है ये बताइए। हाँ, ये वर्बल एसोसिएशन है, वर्बली आपने एसोसिएट किया है, शाब्दिक साहचर्य है। कौन सी थियरी है? वही आपकी गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग है, अधिगम का पदानुक्रम है रॉबर्ट एम गैने के अनुसार, जिसमें 8 स्तर हैं। लोएस्ट है सिग्नल लर्निंग, हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुरू के 4 जो हैं 8 में से वो बिहेवियरल व्यवहार से जुड़े हुए हैं, व्यवहार पक्ष से, और ऊपर के 4 कॉग्निटिव यानी दिमाग से जुड़े हुए हैं, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा तो ये वर्बल चेनिंग में उतना इस्तेमाल नहीं है दिमाग का जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगा। ऑफ कोर्स 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचपन से आपने रटे हैं, बाद में आपने देखा कि 2 को 2 बार जोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएगा, कि ये पहाड़े ऐसे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मॉरिसन्स 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल व्हाट इमीडिएटली फॉलोज एक्सप्लोरेशन एंड प्रेजेंटेशन। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। खोज और प्रस्तुतिकरण के बाद तुरंत क्या आता है? मॉरिसन की अगर हम बात करें जो टीचिंग के स्टेप्स हैं या लेसन प्लानिंग के भी स्टेप्स की बात करते हैं, हर्बर्ट करते हैं उसकी बात, मॉरिसन टीचिंग के लेवल्स की बात करते हैं। इसमें आपको पता होगा वो मेमोरी लेवल जिसमें सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग जिसकी यहाँ बात हो रही है कि समझ के चीजों को करना, और रिफ्लेक्टिव है हाईएस्ट जिसमें चिंतन कर पाए आप किसी स्तर पे, तो बच्चे को रिफ्लेक्टिव स्तर पे सिखाना चाहिए। देखिए इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन और प्रेजेंटेशन के बाद क्या आएगा, तो एसिमिलेशन आएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन कोई और बन नहीं रहा, एसिमिलेशन आएगा, ठीक है, इन 5 स्टेप्स में। क्लियर है बात? देखिए देख भी लेते हैं इसको इस तरह से, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन, फिर रेसिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 30th आखिरी तो नहीं है, इसमें 2-3 सवाल और हैं एक्स्ट्रा में, क्योंकि कुछ सवाल 1-2 बिल्कुल ऐसे थे वन लाइनर टाइप के। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? भाई एक सवाल तो कम से कम इस पे भी बनता ही है ना, सिलेबस में है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है, ये पूछा है हमसे। फटाफट बताओगे आप लोग, बताइए। पहला ऑप्शन है ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। वृद्धि गुणात्मक होती है और विकास मात्रात्मक होता है, उल्टी बात है ये तो। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। हाँ, ग्रोथ मात्रात्मक होती है, कि जैसे ग्रोथ का एग्जांपल क्या है, हाइट आपकी मात्रा में माप सकते हो भाई, वेट माप सकते हो। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, वृद्धि भी इसी का पार्ट है, लर्निंग भी इसी से जुड़ी हुई है, मैच्योरिटी भी इसी का पार्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर दी सेम? नो। ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट स्टॉप्स इन चाइल्डहुड। नहीं, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, वो भी चाइल्डहुड में नहीं, मैच्योरिटी हिट करने के बाद। ठीक है, ये एक बेसिक टेबल है, ये आप जब रिवीजन करेंगे तो पीडीएफ में आपको काम में आ जाएगा। ये ग्रोथ के बारे में है कि ये शारीरिक पहलुओं से जुड़ी हुई होती है, मात्रात्मक होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं इसमें, मेजरेबल होती है ना, लिमिटेड टाइम तक चलती है। वहीं विकास जो है गुणात्मक है और क्वांटिटेटिव भी है, मात्रात्मक भी है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ भी तो विकास का ही पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों प्रकार के चेंजेस डेवलपमेंट में आ जाएंगे। यानी आपके स्ट्रक्चर यानी आपकी संरचना में जो परिवर्तन आ रहा है, हाइट, वेट, शेप, साइज में परिवर्तन, ग्रोथ भी विकास का हिस्सा है। और फंक्शनल चेंजेस की आपकी समझ कितनी बेहतर हो रही है, फंक्शन करने की एबिलिटी पहले से कितनी बेहतर हो रही है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, वैसे तो ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, बट ये 2-3 सवाल और करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एन इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज इन अ चाइल्ड? बच्चे को सीखने में आने वाली परेशानी या कठिनाइयों का आंतरिक कारण क्या हो सकता है? कि बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है सीखने में, इसका इंटरनल रीजन बताइए। इस इंटरनल रीजन को आप मानिए पर्सनल फैक्टर बताइए। पुअर स्कूल एनवायरमेंट नहीं, ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये तो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ फैक्टर है, पर्सनल थोड़ी है। जो लर्निंग को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स हैं, एक पर्सनल है जो बच्चे से जुड़ा हुआ है, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन का लेवल है ना, उसका इंटेलिजेंस का स्तर, ये सब बच्चे से जुड़ा हुआ है। स्कूल का एनवायरमेंट, टीचर का मेथड, पेरेंट्स का, घर का माहौल, ये सब बाहरी एनवायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल पूछा, इंटरनल का मतलब यहाँ पे पर्सनल फैक्टर से है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स, ये भी एनवायरमेंटल है। पुअर स्कूल एनवायरमेंट, वो भी एनवायरमेंटल है, पर्सनल नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन अगर बच्चे को है, तो ये जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस का स्तर है, ये पर्सनल फैक्टर में आता है या इंटरनल फैक्टर में आएगा। अनफेवरेबल फैमिली कंडीशंस, ये एनवायरमेंट का पार्ट है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, ना कि पर्सनल। ठीक है जी, तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड? जिसको कई लोग डिस्कवरी से के नाम से भी जानते हैं। हालांकि डिस्कवरी लर्निंग की बात जेरोम ब्रूनर ने की है, बट इन दोनों मेथड्स में सिमिलैरिटीज कई लोग समझते हैं। देखिएगा, तो ये किसने दिया है, अभी हमने बात की थी,
फटाफट बताओ। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो अफेक्टिव डोमेन है इमोशंस वाला, जो इमोशंस से जुड़ा हुआ है, उसका कौन सा एक पहलू इन ऑप्शंस में से नहीं है पूछा है। ध्यान से जवाब देंगे। आखिरी सवाल, ऑलमोस्ट आई थिंक आखिरी होना चाहिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताओ फटाफट, आसान सवाल है, इसमें परेशान मत हो। अगर आपने कॉग्निटिव डोमेन भी पता है, कैप से याद कर सकते हो, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 डोमेन है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी है लर्निंग की, कैसे हम सीखते हैं उसका वर्गीकरण है, जिसमें दिमाग, हार्ट यानी अफेक्टिव डोमेन, इमोशन कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कॉग्निशन, और आपका साइकोमोटर यानी फिजिकली कैसे बच्चा इन्वॉल्व होता है लर्निंग में। तो इसमें नॉलेज जो है, अगर आपने थोड़ा सा भी ब्लूम की टेक्सोनॉमी को पढ़ा है, कॉग्निशन वाले पार्ट को भी, तो आपको पता है नॉलेज जो है वो एक ऐसा डोमेन है, 37% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं। नॉलेज एक ऐसा डोमेन है जो कॉग्निटिव पहलू में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में आएगा, अफेक्टिव में नहीं आएगा। तो अगर अफेक्टिव आपको नहीं भी पता था, तो आपको ये तो पता है कि नॉलेज तो कम से कम कॉग्निटिव डोमेन में आता है, यानी दिमागी पक्ष में आता है। सबसे पहला ही लेवल है नॉलेज, फिर आती है आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है एप्लीकेशन, है ना। KCA ऐसे याद करते हैं। ये वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग, ये सब अफेक्टिव का पार्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट का। नॉलेज जो है वो कॉग्निटिव का पार्ट है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, BS ब्लूम की टेक्सोनॉमी की। पहले तो आप बताएंगे कि आउट ऑफ 32 कितने आपने ठीक किए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे ठीक हो जाने चाहिए, क्योंकि अननेसेसरीली हार्ड नहीं बनाया है पेपर को। मैराथन में करेंगे कुछ अच्छे सवाल जो थोड़े मुश्किल आपको लगे, है ना। ये बैलेंस्ड रखा है इसको, बल्कि थोड़ा सा इजियर साइड भी रखा है एट टाइम्स, बट सिलेबस पूरा कवर हुआ है।